अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे 16.14 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं कतील इंटरप्राइज का। इसका कुछ हिस्सा रह गया सॉल्व होने वाला, हम उसको डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जी बच्चे, लीज्ड मशीनरी की इंफॉर्मेशन, ये एडजस्टमेंट सॉल्व होनी रहेगी। आपको याद होगा हमने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रोवाइड किया हुआ था वो किस में शामिल था? एडिशनल इंफॉर्मेशन में। देखिए ये दोबारा पढ़ लेते हैं इंफॉर्मेशन क्योंकि 2 रोज गुजर चुके हुए। लीज्ड मशीनरी वॉज ट्रांसफर्ड टू कतील ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज, जब लीज पूरी हुई। लीजिंग कंपनी वॉज आस्क्ड टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट को वो एडजस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹100,000, जो उस एसेट की बाकी मानदा रकम है या उसकी कि आप अपनी एसेट की लीज तब मुकम्मल करने के बाद उस एसेट की जो वैल्यू बच जाए उसको कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू, कहते हैं वो उसके बराबर है। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज, लीज शुरू हुई थी 1 जुलाई 2003 को। हमने ये पढ़ा है कि अगर लीज टर्म खत्म होने के बाद लेसी एसेट एक्वायर कर ले, टैक्स के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू क्या बनती है, जितनी भी उसकी रेजिडुअल वैल्यू बचेगी वो बचेगी नहीं। शाबाश, सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस कैश पेड, याद आ गया? सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस कैश पेड, ये कॉस्ट ऑफ एसेट बन जाएगी। तो अब इस केस में तो सिर्फ इसकी वैल्यू ₹100,000, तो 100,000 ही इस एसेट की वैल्यू बन जाएगी। बाकी वैल्यूज तो देखें, लीज रेंटल पेड, ये तो हम रिकॉर्ड कर चुके होंगे ना। लीज रेंटल पेड ₹270,000, ये तो हम रिकॉर्ड कर चुके होंगे। अच्छा, टैक्स के अमोर्टाइजेशन भी हम रिकॉर्ड कर चुके होंगे। डिविडेंड माइनस करना था कैपिटल गेन क्योंकि इनके अपने स्पेसिफिक हेडर्स हैं। जी बच्चे, अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। देखें, जब एसेट बन जाएगा तो क्या एसेट तो नहीं हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ, लेकिन उसकी टैक्स डेप्रिसिएशन देखनी है हमें। टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए क्या उसूल पड़ा हुआ है? इन द ईयर ऑफ परचेज फुल ईयर डेप्रिसिएशन, तो हमें टैक्स की डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करनी। तो बच्चे कैलकुलेट करते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन। $100,000 मल्टीप्लाई बाय, अब आपने देखना है ये लीज मशीनरी है और मशीनरी पे रेट कितना यूज होता है? 15%। तो बच्चे कितनी अमाउंट होगी इसकी? 15,000 इसकी टैक्स की डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, इस पे इनिशियल अलाउंस अलाउ नहीं होगा, ऑलरेडी यूज्ड इन पाकिस्तान, ठीक हो गया। इसी वजह से हमने इस पे इनिशियल अलाउंस अलाउ नहीं करना। अच्छा बच्चे, ये बात तो हो गई। इसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान एक वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट किया, स्टोरेज ऑफ गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,040,000। इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मुझे बताइएगा ये क्या है? ये बिल्डिंग नहीं है? बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्डिंग। और बिल्डिंग के ऊपर आपको पता है इनिशियल अलाउंस नहीं होता, बट डेप्रिसिएशन का रेट कितना होता है इसका? 10%। वो आपको गिवन भी होगा, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। टैक्स डेप्रिसिएशन
ऑन बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है जी बच्चे। कितनी अमाउंट है? 10400000 एट द रेट ऑफ 10%। और आपको पता है इन द ईयर ऑफ, हाँ फुल ईयर लेनी है, और इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन। जी बच्चे इसकी फिगर होगी 10400000। जी बच्चे यही फिगर बन रही है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चे? यहां तक जी बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पॉइंट भी बच्चे हमने सॉल्व कर लिया। इसके अलावा जो बाकी टैक्स की डेप्रिसिएशन बन रही है वो है 1560000। टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स। क्या फिगर थी? 1560000। जी बच्चे ये भी हमने कंसीडर कर ली बच्चे। अच्छा बच्चे इसके बाद एडवांस इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वो 480,000 है। देख लें कोई और पॉइंट रहता तो नहीं है जो हमने स्किप कर दिया हो, सॉल्व ना किया हो। सारे पॉइंट्स हो गए जी, सभी पॉइंट्स बच्चे हम सॉल्व कर चुके होंगे। अब बच्चे आप स्टेप बाय स्टेप इसका टोटल कर लें तो आसान हो जाएगा। पहले आप इतने का टोटल कर लीजिए, ये आपके सामने कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है। जी बच्चे वही कंप्लीट कर। डबल 7,784,600। जी बच्चे अब इसका भी टोटल कर लीजिएगा। इसका 4,025,600। ये आपने टैक्सेबल बिजनेस इनकम का टोटल बता दिया बच्चे। जी बच्चे बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा उसके बाद बच्चे कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की फिगर गिवन है, ऐसा ही है ना? जी बच्चे इसका भी बच्चे अब हमने टोटल कर लेना है। ये कहलाएगी हमारी टोटल इनकम। ये हो जाएगा 6025,600। ये है बच्चे टोटल इनकम। आपको पता है सबसे पहले हम टोटल इनकम में से लेस करते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। शाबाश बिल्कुल ठीक हो गया, डिडक्टेबल अलाउंसेस सबसे पहले हम माइनस करते हैं। आपको पता है डिडक्टेबल अलाउंसेस हमारे पास 4 डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं। सबसे पहले बच्चे वर्कर वेलफेयर फंड, फिर वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, फिर ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, और देन एजुकेशन अलाउंस। तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ज़कात की इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो बच्चे ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, उसकी अमाउंट कितनी गिवन है? वो डिविडेंड इनकम के साथ वाली अमाउंट थी। ठीक है जी, ये देखिएगा 100,000, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। ज़कात ऑफ रुपीज 100,000। ये 100,000 इसमें से माइनस हो जाएगा।
5925,600। अच्छा बच्चे, इस अमाउंट को हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। ठीक हो गया बच्चे। अच्छा, अब ये टैक्सेबल इनकम तो है, बट इसके अंदर ऐसी इनकम शामिल है जो टैक्सेबल है एज ए फाइनल टैक्स रिजीम। तभी मैंने इसे ये नहीं बोला कि ये टैक्सेबल इनकम तो है एज नॉर्मल टैक्स रिजीम। अब इसमें से मैं लेस कर देता हूं। अब इसमें से मैं लेस करूंगा एफटीआर की इनकम। वो है डिविडेंड की अमाउंट। तो डिविडेंड की अमाउंट हमने कैलकुलेट कर रखी हुई है, ऐड कर रखी हुई है 800,000। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 800,000। तो बच्चे ये अमाउंट अब हमारी कहलाएगी टैक्सेबल इनकम। बिल्कुल ठीक हो गया। टैक्सेबल इनकम एज फाइनल के नॉर्मल टैक्स रिजीम। बिल्कुल ठीक है जी, हम गलती करने लगे थे। तो ये फिगर है 5125,600। अब ये नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम। यहां तक हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है जी बच्चे। अब हमने फाइंड करनी है बच्चे टैक्स लायबिलिटी, और ये इंडिविजुअल है तो इसके लिए हमें मेंशन करना पड़ता है ये सैलरीड का केस है या नॉन सैलरीड। आपको पता है इसकी तो सैलरी गिवन ही नहीं थी, तो ये नॉन सैलरीड का केस हुआ। और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी की सैलरी इनकम उसकी टैक्सेबल इनकम का 75% से एक्सीड कर जाए तो वो सैलरीड केस। तो इसमें तो 0% है ना। तो जी बच्चे, अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे इसकी स्लैब कौन सी बन है। सबसे आखिरी स्लैब 5th स्लैब है। अच्छा, स्टार्ट कहां से हो रही है? देखिए 27 पेज ओपन कीजिएगा। 32 लाख से शुरू हो रही है। ठीक है जी। तो टैक्स ऑन रुपीज 3.2 मिलियन। अमाउंट कितनी है? 6,50,000। उसके बाद बचे टैक्स ऑन रुपीज एक्सीडिंग 1,92,5,600 एट द रेट ऑफ 40%। जी बच्चे, ये फिगर हो गई। जी बच्चे, ये टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो? अब बच्चे सबसे पहले हमें इसमें से माइनस करने हैं टैक्स क्रेडिट्स। तरतीब याद है ना अब आप लोगों को? सबसे पहले हमने इसमें से क्या माइनस करना है? टैक्स क्रेडिट्स। और आपको पता है हमें सिर्फ एक ही टैक्स क्रेडिट गिवन था, डोनेशन था। और डोनेशन हमने 2 जगह पे पे की थी, एक कैश में थी और दूसरी बैंकिंग चैनल के थ्रू। ये इंफॉर्मेशन है टैक्स क्रेडिट की, रिबेट की। और हमने कहा था इस पे रिबेट नहीं मिलेगा और इस पे रिबेट मिलेगा, वो 2 मिलियन। तो बच्चे हम इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं टैक्स क्रेडिट में, टैक्स लायबिलिटी ओवर टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। तो टैक्स लायबिलिटी है बच्चे 1420,240 डिवाइड करना है इसे टैक्सेबल इनकम से 5,125,600। जी बच्चे ये, और हमें मल्टीप्लाई करना है अमाउंट से, और अमाउंट हम कहते हैं लोअर ऑफ। जी बच्चे, लोअर ऑफ में एक्चुअल अमाउंट होगी, एक्चुअल डोनेशन की अमाउंट कितनी है? 2 मिलियन। 2 मिलियन की एक्चुअल डोनेशन की अमाउंट है जो थ्रू बैंकिंग चैनल पे हुई है। और थर्ड वन, ये इंडिविजुअल का केस है ना, और एसोसिएट को भी नहीं पे की, तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। आपको पता है अगर इंडिविजुअल अपने किसी एसोसिएट को पे करे तो फिर 15%, 50% इसके अमाउंट का रिड्यूस हो जाएगा।
और अगर कंपनी दे तो 20%, और अगर कंपनी किसी अपने एसोसिएट को पे करे तो 10%। तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम 5125,600 का लीजिएगा। 1537,680। अच्छा बच्चे, इन दोनों में से जो लोअर ऑफ अमाउंट है वो तो ये फिगर है 680 72। जी बच्चे, ये टैक्स क्रेडिट के अमाउंट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? 994168 ये बच्चे हमने अमाउंट कैलकुलेट कर दी। अब बच्चे हम इसमें ऐड करेंगे, सीक्वेंस याद रखिएगा, ऐड करेंगे टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजीम। ठीक हो गया? वो फाइनल टैक्स रिजीम में है डिविडेंड की इनकम, ऐसा ही है ना? तो जी बच्चे डिविडेंड के ऊपर टैक्स की अमाउंट, बिल्कुल ठीक हो गया। डिविडेंड की अमाउंट थी 800,000, ऐसा ही है ना? 800,000 का 15% 120,000। ट्रिपल वन। जी बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई। अब इसमें से हमें लेस करने हैं एडवांस टैक्सेस या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हम इसमें से माइनस करेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अच्छा बच्चे, अब वन बाय वन जो जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है वो माइनस करते हैं। पहले तो हम ले लेते हैं एफटीआर का, वो तो अमाउंट सीधी सीधी है 120,000, ये माइनस हो जाएगी। इसके अलावा देखिएगा हमने किसी जगह पे एडवांस टैक्स भी पढ़ा हुआ था जी, ये है एडवांस टैक्स 300,000 का। हाँ शाबाश, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल। $300,000। और इसके अलावा भी कोई एडवांस टैक्स की अमाउंट गिवन है जी, एडवांस इनकम टैक्स, बिल्कुल ठीक हो गया 480,000। जी बच्चे, ये भी हमने डिडक्ट कर दिया। और ये अमाउंट आ गई टैक्स पेएबल की। और ये टैक्स पेएबल है विद रिटर्न। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल पूछना है? जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखिएगा सबसे पहले हमने इसकी क्या ट्रीटमेंट की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में थी ये वाली इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिविडेंड की इनकम। डिविडेंड की इनकम को पहले तो हमने माइनस किया, जितनी अमाउंट ऐड थी उतनी माइनस करना। और उन्होंने बताया हुआ था नेट ऑफ टैक्स एंड ज़कात। इसमें से टैक्स की अमाउंट भी माइनस हो चुकी है, ज़कात की अमाउंट भी माइनस हो चुकी है। हमने वो दोनों अमाउंट्स माइनस करने के बाद जो फिगर थी वो इनकम बनाई हुई थी बिजनेस की इनकम। ये बिजनेस की तो इनकम है ही नहीं, तो हमने पहले तो इसको माइनस किया बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करने के बाद। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, जो एफटीआर की इनकम होती है ना, नॉर्मली वो किसी भी हेड में क्लासिफाई नहीं होती, बट हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक नाम रख दिया था रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। जो इनकम किसी भी हेड में क्लासिफाई ना हो पाई, हम उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्लासिफाई करेंगे और हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिख देते हैं।
तो डिविडेंड की इनकम हमने ग्रॉस अमाउंट से ऐड करनी है। ग्रॉस अमाउंट से हमने ऐड करने के लिए हमने वर्किंग की। हमने कहा देखे सबसे पहले ग्रॉस डिविडेंड, फिर इसमें से माइनस होगा इनकम टैक्स, देन इसमें से माइनस होती है ज़कात की अमाउंट। अच्छा, अब एग्जाम में हमें गिवन थी 580,000 की अमाउंट और 100,000 की अमाउंट भी पता थी। हमने इन दोनों को जमा कर लिया, 580,000 प्लस किया 100,000, ये दोनों जमा की अमाउंट, तो ये टोटल अमाउंट बन गई 680,000। अब इसके बाद हमें इसकी टैक्स की अमाउंट तो नहीं पता, ज़कात की तो पता थी, ज़कात तो हमने रिवर्स कर दी। अब टैक्स की अमाउंट का नहीं पता, लेकिन टैक्स रेट का तो पता है ना। टैक्स का रेट कितना है? 15%, लेकिन ये 15% होता है ग्रॉस अमाउंट का, और ग्रॉस अमाउंट भी नहीं पता। तो फिर हमने यहाँ पे असम्पशन ली, हमने कहा लेट्स सपोज ग्रॉस अमाउंट है 100 की, इसमें से माइनस कर दो 15, 100 में से 15 माइनस करेंगे, रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया? 85। तो हमने कहा ये अमाउंट 680,000 85% है, हमें इसका 100% फिगर फाइंड करनी है। तो हमने इसे ग्रॉस अप किया, तो हमारी फिगर कितनी बन गई? 800,000। वो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड कर दी। 800,000 से ऐड करने के बाद हमारी टोटल इनकम कैलकुलेट होगी। टोटल इनकम में से ज़कात की अमाउंट हम माइनस कर सकते हैं, और ये बात हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी। हमने कहा था कि अगर डिविडेंड पे आपने ज़कात पे की, वो आपका डिडक्टेबल अलाउंस है, लेकिन प्रॉफिट ऑन डेट पे की जाने वाली ज़कात, लेकिन प्रॉफिट ऑन डेट पे एक्सेप्शन, अगर प्रॉफिट ऑन डेट टैक्सेबल है एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, फिर उसकी आपने अगर कोई ज़कात की अमाउंट पे की तो वो आपका डिडक्टेबल अलाउंस नहीं होगी। लेकिन अगर प्रॉफिट ऑन डेट टैक्सेबल है एज नॉर्मल टैक्स रेजिम, तो उस पे दी जाने वाली ज़कात की अमाउंट वो आपके लिए डिडक्टेबल अलाउंस है। और उसके लिए एक रूल भी पड़ा था, प्रॉफिट ऑन डेट की अमाउंट अगर प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से एक्सीड कर जाए तो वो एनटीआर की इनकम, और अगर वो 5 मिलियन से लेस हो तो सेपरेट ब्लॉक। और कंपनी के केस में तो हमने कहा था ये होती ही नॉर्मल टैक्स रेजिम है, और रेट इस पे अप्लाई होना है 29%। याद है जी आपको? फिर इसके अलावा इसकी कुछ एग्जम्पशन भी पड़ी थी, और कुछ रिड्यूस रेट के बारे में भी हमने पढ़ा था, वो टैक्स क्रेडिट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। जी बच्चे, क्लियर हो गए शाह साहब? वो एडजस्टेबल टैक्स नहीं होता। जो व्हीकल टैक्स है, व्हीकल के साथ पे किया, वो एडजस्टेबल टैक्स नॉर्मली नहीं होता, ये टोकन टैक्स की तरह के टैक्सेस होते हैं। देखिए जी, इस सवाल को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो इसमें हमने देखा था फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज ऑफ मशीनरी, उसने स्पेसिफिकली ये बात बता दी थी, और ये एडजस्टमेंट है हिडन एडजस्टमेंट, इसमें इसके अलावा किसी भी जगह पे जिक्र नहीं किया उसने। हमने लीज के केस में ये बात पढ़ रखी हुई है, लीज की दो बातें इनएडमिसिबल है। पहली बात फाइनेंस चार्जेस, बिल्कुल ठीक हो गया, फाइनेंस चार्जेस इनएडमिसिबल है, और दूसरा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये भी इनएडमिसिबल, ये दो इनएडमिसिबल है। फिर एडमिसिबल क्या होता है? एडमिसिबल होता है थर्ड वन, वो होगा लीज रेंटल पेड, जो कि लीज रेंटल पेड की अमाउंट होगी। लीज रेंटल पेड एक्चुअली जो अमाउंट पे होगी, ठीक है जी? जी बच्चे, और कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सब बातें? जो 45,000 वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर फाइन और पेनल्टी पे की जाए फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, वो हमारा इनएडमिसिबल है। लेकिन अगर कोई वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो तो वायलेशन ऑफ लॉ तो नहीं समझा जाएगा। मेरा और आपका मुआहिदा कानून थोड़ी बन जाएगा कि वो हर एक इंसान पे वैसे ही अप्लाई हो। सही हो गया ना? वो कानून नहीं, वो हमारा और आपका मुआहिदा है। तो ये मुआहिदा अगर ब्रेक हो जाए तो वो वायलेशन ऑफ लॉ की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर। मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अगर कोई 7 बजे से लेट आया
तो वो हमें ब्रेकफास्ट करना है, मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक हो गया, और मैं लेट आ जाता हूं, और ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता, मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये जो वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है वो लॉ नहीं। और सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।